मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर, आज ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद विषय के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छात्रों, ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवाद के विरोध में उत्पन्न सिद्धांत वस्तुवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से बिल्कुल स्वतंत्र है। वस्तुवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहा जाता है। हिंदी में वस्तुवाद को यथार्थवाद, वास्तववाद या वस्तु स्वातंत्र्यवाद भी कहा जाता है। वस्तुवाद में वस्तु को मन से स्वतंत्र स्वीकारा जाता है। वस्तुवाद की धारणा में भौतिक जगत की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता, यद्यपि कि इनके गुण ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यदि कोई उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं भी करता है तब भी उसकी सत्ता बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप, जंगल का फूल किसी के द्वारा देखे जाने पर भी फूल ही रहता है, और जब उसे कोई देखने वाला न भी हो तो भी फूल ही है। माइंड नामक पत्रिका में W.T. स्टेस ने वस्तुवाद के मूल धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ वस्तु का अस्तित्व ससीम मन के अनुभव से स्वतंत्र है, अर्थात कोई भी वस्तु बिना किसी को देखे या विचार किए भी हो सकता है। हॉर्सपर्स ने अपने पुस्तक में इस सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसका वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। पहला, भौतिक वस्तुओं की सत्ता है। दूसरा, इनके विषय में दिए गए अभिकथनों की सत्यता तथा असत्यता को इंद्रिय संवेदन के आधार पर जांचा जा सकता है। तीसरा, ये तथाकथित भौतिक वस्तुएं प्रत्यक्ष के परे सत्तावान हैं। चौथा, इंद्रियों के आधार पर ज्ञात वस्तुएं उसी रूप में होती हैं जिस रूप में सामान्यतः हम उन्हें जानते हैं। और पांचवी बात यह है कि भौतिक वस्तुओं की इंद्रिय संवेदन के कारण वस्तुतः भौतिक वस्तुएं ही होती हैं। उदाहरणार्थ, कुर्सी के संबंध में हमारे अनुभव के कारण कुर्सी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वस्तुवाद का यह मत सामान्य दृष्टि से काफ़ी संगत प्रतीत होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से इस मत की समीक्षा करने पर हमें इसमें अनेक त्रुटियां दृष्टिगत होती हैं। पहला, यह ड्रीम, स्वप्न, इल्यूजन, विपर्य, हैलुसिनेशन, विभ्रम आदि भ्रांतिमूलक अनुभूतियों की यह व्याख्या नहीं कर सकता है। वस्तुतः भ्रांतिपूर्ण अनुभूतियों में जो अवास्तविक होता है वह वास्तविक जान पड़ता है। अतः वस्तु स्थिति में वस्तुओं का हमें वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न में वस्तुतः कोई पदार्थ अनुभवकर्ता के समक्ष नहीं रहता है, किंतु फिर भी उसे तरह तरह की घटनाओं और वस्तुओं का अनुभव होता है। उसी तरह इल्यूजन में भी वस्तुओं के वास्तविक रूप के बदले कोई दूसरा भी रूप सत्य जान पड़ता है। उदाहरणार्थ, अंधेरे में रस्सी सर्प के समान दिखाई पड़ता है। विभ्रम में किसी वास्तविक वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता, वरन मन की कोई प्रतिमा, इमेज किसी बाह्य वस्तु के रूप में वास्तविक दृष्टिगत होती है। जैसे शोकग्रस्त माता को अपने मरे हुए पुत्र की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अतः वस्तुवादी सिद्धांत की यह मान्यता कि ज्ञान में हमें वस्तुओं का यथार्थ रूप का दर्शन होता है, वह अभी कुछ क्षण पहले दिए गए उदाहरणों द्वारा खंडित हो जाता है, क्योंकि इन उदाहरणों की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें कभी कभी वस्तुओं का अयथार्थ अनुभव भी होता है, अनरियल अनुभव भी होता है, तथा वस्तु स्थिति में वस्तुओं का प्रत्यक्ष दृष्टा से संबंधित होता है। वस्तुओं को हम
उस रूप में नहीं जानते हैं जिस रूप में वह वस्तु होती है। इसी संदर्भ में इस संभावना पर भी विचार कर लेना अपेक्षित जान पड़ता है कि प्रायः इस प्रकार की बात की जाती है कि हमें कभी कभी इंद्रियां धोखा भी देती हैं। यहाँ पर इसकी संभावना यह भी हो सकती है कि हमारी इंद्रियां भौतिक जगत के संबंध में हमेशा धोखा ही देती रही हैं और इस धोखे से हम अनभिज्ञ हैं। प्रसिद्ध विचारक डेकार्ट्स की यह मान्यता सही भी हो सकती है कि एक भौतिक जगत ईश्वर के बजाय किसी दुष्ट दानव द्वारा दृष्ट हो सकता है तथा जिसकी रचना उसके अवास्तविक रूप में की गई है कि भौतिक वस्तुओं के विषय में प्राप्त हमारा ज्ञान यथार्थतः वास्तविक न होने पर भी वास्तविक मान लिया जाता है और हम उसकी वास्तविकता में विश्वास कर लेते हैं। इन कठिनाइयों से त्राण पाने के उद्देश्य से वस्तुवाद का जो परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया गया है वह प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। वस्तुवाद के इस रूप का दर्शन हमें लॉक के दर्शन में प्राप्त होता है। वस्तुतः प्रत्यय प्रतिनिधात्मक वस्तुवाद की धारणा में भी विषयों की सत्ता मन के परे ही होती है, लेकिन इनकी यह अपनी मान्यता है कि वस्तुओं का जो ज्ञान हमें जिस रूप में होता है उसका अपना रूप उससे भिन्न होता है। वस्तुवाद के इस रूप के अनुसार हमारे मन में विषयों का जो चित्र उपस्थित होता रहता है, वस्तु स्थिति में विषयों का निजी रूप ठीक उसी प्रकार का नहीं है। अर्थात लॉक का कहने का तात्पर्य यह है कि मनस, प्रत्यय तथा वस्तु तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। मनस को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्ययों का ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु का ज्ञान होता है। प्रत्यय वस्तु का प्रतिनिधि या प्रतीक है। इन्हीं के द्वारा हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इस मत को प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद या प्रतिनिधात्मक वस्तुवाद कहते हैं। लॉक अपने दार्शनिक गवेषणा में प्रत्येक बाह्य वस्तु में दो प्रकार की गुणों की सत्ता को स्वीकार करता है, जिनको वह प्रधान गुण प्राइमरी क्वालिटी तथा द्वैतिक गुण सेकेंडरी क्वालिटी, द्वैतिक गुण को गौण गुण भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लॉक का कहना है कि वस्तु स्थिति में ये दोनों गुण एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो इस संदर्भ में उसके दोनों प्रकार के गुणों को जानते हैं। यद्यपि कि वस्तु स्थिति में प्रधान गुण ही वस्तुओं के निजी गुण होते हैं तथा गौण गुण सेकेंडरी क्वालिटी मात्र प्रत्यय आइडिया रूप है। यहाँ पर लॉक की अपनी ज्ञान मीमांसा यह है कि हमें पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान न होकर प्रत्ययों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है, चूँकि ये प्रत्यय ही वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करते हैं। अतः अगर ये वस्तुओं के यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं तो वह ज्ञान सत्य कहलाता है और जो नहीं वे असत्य। भ्रांतिपूर्ण अनुभूतियों की चर्चा करते हुए लॉक ने बताया है कि वस्तुतः जो प्रत्यय मन में रहता है वह बाहरी वस्तुओं के समरूप अथवा उसका यथार्थ चित्र नहीं होता है। वह उदाहरणार्थ रस्सी में सांप के भ्रम में मन के अंदर सांप का प्रत्यय रहता है, किंतु वस्तु स्थिति में वह बाहरी वस्तु का सच्चा चित्र नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो वस्तुतः सांप नहीं रहता है। किंतु प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद का यह रूप दार्शनिक दृष्टिकोण से अधिक संगत लगने के बावजूद भी स्वीकारा नहीं जा सकता है। वस्तुतः इनमें कई असंगतियां हैं जिसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। पहला, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद प्रत्ययों के पदार्थों के समरूप मानता है, किंतु प्रत्यय चेतना या मानसिक है और विश्व के अनेक पदार्थ अचेतन या अमानसिक, इसलिए प्रत्यय उनके स्वरूप नहीं हो सकते। जैसा कि वर्कले ने कहा है,
जो मानसिक है वह अमानसिक के समरूप नहीं हो सकता। अतः इस वस्तुवाद में एक तार्किक कठिनाई यह है कि यदि मनुष्य का मनस कभी यथार्थ वस्तु तक पहुंच ही नहीं सकता है और सदा वस्तु के प्रतिरूप को ही प्रतीत कर सकता है, तब यहाँ पर यह समस्या उठ जाती है कि यह कैसे जाना जा सकता है वस्तुतः नकल, प्रतिरूप, असल, यथार्थ वस्तु के समान है या उसकी ट्रू कॉपी है। दूसरा, यदि इस वस्तुवाद के साथ यह मान लिया जाता है कि प्रत्यक्ष पदार्थ के समरूप होते हैं, तो यहाँ पर वस्तु स्थिति में इस समरूपता का ज्ञान प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद के लिए असंभव हो जाता है। वस्तुतः इस समरूपता का ज्ञान केवल तभी हो सकता है जबकि कभी न कभी प्रत्ययों या पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, जिससे उसकी तुलना कर यह कहा जा सके कि दोनों एक दूसरे के समान ही हैं। किंतु जैसा कि हमने देखा है कि इस वस्तुवाद की मूल धारणा में प्रत्यक्ष ज्ञान केवल प्रत्ययों का ही होता है, वस्तुओं का नहीं। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे द्वारा यह जानने अथवा कहने का कोई आधार नहीं है कि प्रत्यय वस्तुओं के समरूप है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्ययों का वस्तुओं का चित्र अथवा प्रतिलिपि भी कहा जाता है, किंतु चित्र भी तभी कहा जा सकता है जबकि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो। किसी चित्र को देखकर वही आदमी कह सकता है कि अमुक व्यक्ति का चित्र है जिसने कभी उस व्यक्ति को देखा सुना है। लॉक ने वस्तुओं के ज्ञान प्राप्ति के प्राथमिक तथा द्वैतिक गुणों की जो चर्चा की है वह संगत नहीं है। बर्कले ने इस गुण भेद पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि वस्तु स्थिति में लॉक द्वारा कथित प्राथमिक तथा द्वैतिक गुण अपृथक रूप से संबद्ध होते हैं, अतः उनकी भिन्नता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, किसी वस्तु के रंग, द्वैतिक गुण, उसकी आकृति प्राथमिक गुण को परस्पर विलग नहीं किया जा सकता। हम किसी भी रंग विहीन आकृति की कल्पना नहीं कर सकते। अतः इस विभेद को हटाते हुए बर्कले ने बतलाया कि यदि आकृति को प्राथमिक गुण मान लिया जाता है तो रंग को भी प्राथमिक गुण स्वीकार करना ही होगा। बर्कले ने मुख्य गुण और गौण गुण के बारे में आलोचना करते हुए कहा है कि लॉक ने मुख्य गुण तथा गौण गुण में विभेद करके यथार्थवाद के लिए खुद ही एक खाई खोद डाली है। इस भेद का लाभ उठाते हुए बर्कले को यथार्थवाद को उखाड़ फेंकने में तनिक देर नहीं लगी। बर्कले ने लॉक के सिद्धांत में यही सुधार किया कि जिस प्रकार गौण गुण व्यक्ति के अंदर आत्मगत होते हैं, उसी प्रकार लॉक जिन्हें मुख्य गुण कहते हैं वह भी आत्मगत हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयतन, घनत्व और संख्या आदि मुख्य गुणों का भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न रूप में अनुभव होता है। जैसे किसी वस्तु का आयतन निकट और दूर से देखने पर भिन्न मालूम होता है, इसी प्रकार संख्या और घनत्व के विषय में भी कहा जा सकता है। बर्कले के अनुसार यदि दोनों मुख्य और गौण गुण में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही आत्मगत हैं, तो वस्तुवाद के मुख्य सिद्धांत का खंडन हो जाता है, क्योंकि स्वयं लॉक भी यही कहते हैं कि हमें वस्तु का नहीं उसके गुणों का ही अनुभव होता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि हम जो कुछ जानते या अनुभव करते हैं वह आत्मगत है, अर्थात सब कुछ हमारे मनस पर निर्भर करता है। लॉक ने कहा कि वस्तु का हमें कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, फिर भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इस तरह लॉक का कहना कि अनुभव से ज्ञान होता है और दूसरी ओर अनुभव के बिना वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, यह स्थिति विरोधपूर्ण है। आलोचक यह भी कहते हैं कि यहाँ लॉक अनुभववाद से बुद्धिवाद की
शरण में जाते हैं। प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद के त्रुटियों के फलस्वरूप कुछ आधुनिक विचारकों ने एक नए सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसे नवीन वस्तुवाद के नाम से पुकारा जाता है। नवीन वस्तुवाद को लोकप्रिय वस्तुवाद का विकसित रूप माना जा सकता है, क्योंकि इसमें लोकप्रिय वस्तुवाद की त्रुटियों के निराकरण की चेष्टा की गई है। नवीन वस्तुवाद का सर्वाधिक प्रचार ग्रेट ब्रिटेन एवं अमेरिका में हुआ है। नव यथार्थवाद के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक प्रकार से सरल यथार्थवाद की पुनरावृत्ति है। इसको नव्य केवल इसलिए नहीं कहा जाता कि यह सरल प्रतिनिधित्वात्मक या अन्य बहुत से वस्तुवादी सिद्धांतों से भेद रखता है, वरन यह नव्य इस अर्थ में है कि यह प्राचीन प्लेटोनिकल यथार्थवाद का कुछ संशोधन के साथ नव्य प्रस्तुतिकरण है। इस विचारधारा के प्रतिनिधि इंग्लैंड के बर्ट्रैंड रसेल तथा जी मूर तथा अमेरिका में ईवी होल्ट, डब्ल्यू.टी. मार्विन, डब्ल्यू.पी. मार्टेन्ग्यू, आर.वी. पेरी, डब्ल्यू.बी. पिटकिन और ई.जी. स्पॉन्डिंग हैं। ये सभी दार्शनिक 20वीं शताब्दी के विचारक हैं, जो प्रत्ययवाद के विरुद्ध यथार्थवाद की स्थापना में लग गए। इन अमेरिकी दार्शनिकों ने अपने सम्मिलित प्रयास से नव यथार्थवाद नामक पुस्तक का प्रकाशन भी कराया। नव यथार्थवाद के विषय में जो यह कहा जाता है कि यह और कुछ नहीं सरल यथार्थवाद की पुनरावृत्ति है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सरल यथार्थवाद के कुछ सिद्धांतों को उनके मौलिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। डब्ल्यू.टी. स्टेस ने भी वस्तुवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि वस्तुवाद की यह मान्यता कि वस्तु किसी आत्मा का विषय हो या न हो, उसका अस्तित्व रहेगा, कभी सत्यापित नहीं की जा सकती। स्टेस इसके लिए अपना यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब वस्तु किसी आत्मा का विषय ही नहीं है, तो उसके होने या न होने का ज्ञान कैसे हो सकता है। यह कहना कि बिना किसी ज्ञाता आत्मा के किसी वस्तु का अस्तित्व बना रहेगा, वैसा ही होगा जैसा कि यह कहना कि मंगल ग्रह पर एक कल्पित पशु रहता है, श्रृंग नाम का पशु रहता है। तर्कमूलक प्रत्यक्षवाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अनुसार यह कथन सिद्धांत या व्यवहार दोनों ही दृष्टि से सत्यापनीय नहीं है, इसलिए यह कथन विरोधपूर्ण तथा निरर्थक दोनों है। स्टेस के अनुसार यथार्थवाद की मान्यता का परीक्षण या सत्यापन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष से, दूसरा अनुमान से। परंतु इन दोनों के द्वारा भी यथार्थवादी मान्यता की सिद्धि नहीं होती। जैसे इंद्रियों के द्वारा यथार्थवादी मान्यता को सत्यापित नहीं किया जा सकता, इसका कारण यह है कि जब कोई वस्तु आत्मा का विषय नहीं है, तो उसके होने न होने का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः सिद्ध है कि यथार्थवादी मान्यता इंद्रिय प्रत्यक्ष से सत्यापित नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनुमान द्वारा भी यथार्थवादी मान्यता का सत्यापन करें तो उससे भी इनकी मान्यता की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सभी मानते हैं कि अनुभव में आए हुए वस्तु के आधार पर वैध रूप से किसी ऐसी वस्तु के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जिसका अनुभव ही ना हुआ हो। अतः सिद्ध है कि न तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से और न ही अनुमान के आधार पर ही कोई यथार्थवादी मान्यता सिद्ध की जा सकती है। स्टेस ने वस्तुवाद के खंडन के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यथार्थवादी मान्यता में को आगमन और निगमन दोनों तरीकों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्टेस का तर्क है कि आगमन में प्रत्यक्ष तथ्यों का सामान्यीकरण होता है। जहाँ तक यथार्थवाद का प्रश्न है, इनकी सिद्धि के लिए कोई अनुभवित उदाहरण ही नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे वस्तुवाद का यह कथन कि कोई वस्तु जब हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती,
तब भी उसका अस्तित्व रहता है, इसे अनुभव द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब रही बात अनुभव की, आगमन में दृष्ट तथ्यों का सामान्यीकरण होता है, परंतु जब अनुभव अस्तित्व का कोई उदाहरण ही नहीं है तो आगमन का सामान्यीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगमन में गणना का महत्व है, उसी के आधार पर सामान्यीकरण संभव होता है। अतः सामान्यीकरण के अभाव में यथार्थवादी मत की सिद्धि आगमन के तरीके से संभव नहीं है। अब प्रश्न है कि क्या यथार्थवादी या वस्तुवादी को निगमन द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? निगमन में सामान्य से विशेष पर हम पहुँचते हैं। संसार में यही विश्वास की बात है कि इंद्रिय प्रदत्त सेंस डेटा सत्य हैं। जो इंद्रिय प्रदत्त नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। निष्कर्ष यही है कि निगमन द्वारा भी यथार्थवाद की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार स्टेस ने आगमन निगमन मूलक तर्क के आधार पर भी यथार्थवाद का खंडन कर दिया। स्टेस ने वस्तुवादियों के इस सिद्धांत का खंडन भी किया है कि वस्तु चेतना से स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वस्तु हमारे ज्ञान पर निर्भर हैं। जी मूर ने कहा था कि नीले की संवेदना और हरे की संवेदना में अंतर है। यह अंतर संवेदना के कारण नहीं वरन विषयों के कारण अर्थात नीला और हरा के कारण है। वस्तुवादी इससे सिद्ध करते हैं कि हरा और नीला चेतना से स्वतंत्र है, परंतु यहाँ स्टेस इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि हरा की चेतना से स्वतंत्र नहीं है। हरे के बारे में कोई ज्ञान तभी संभव है जब उसका आत्मा के साथ संबंध होता है। हरा के अस्तित्व को हरा के ज्ञान से अलग नहीं किया सकता। स्टेस के इस तर्क से वस्तुवाद की अपेक्षा प्रत्ययवाद अधिक युक्ति संगत लगता है। हॉर्सपर्स ने भी वस्तुओं तथा उसके अनुभव को टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यवाही की उपमा के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमारा मस्तिष्क टेलीफोन एक्सचेंज के समान है, जिसमें हम सभी ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। इंद्रियों द्वारा हमें बाह्य जगत के संवाद मिलते हैं। हमें दूसरों की आवाज़ों का तो ठीक उसी रूप में ज्ञान नहीं हो पाता है जिस रूप में हमें सामने बातचीत करने से प्राप्त होता है। यहाँ पर आवाज़ के ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम केवल टेलीफोन रिसीवर होता है। ठीक इसी प्रकार हमें अंतिम रूप से केवल इंद्रियानुभूति का ज्ञान होता है, जो कि वस्तुओं से प्रारंभ होकर इंद्रियों से होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। अतः हमें केवल इंद्रियानुभूत का ज्ञान होता है और तब ऐसी स्थिति में हमें यह कहने का कोई आधार प्राप्त नहीं होता कि हम वस्तुओं को उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में यथार्थ है। यतः वस्तुवाद की धारणा संगत नहीं लगती। उसकी यह धारणा कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं और साथ ही उसका ज्ञान भी उसी रूप में होता है जिस रूप में यथार्थता होती है, संगत नहीं प्रतीत होता है। हॉर्सपर्स ने भी अपने विश्लेषण के संदर्भ में अंततः इस तथ्य की तरफ संकेत किया है कि वस्तुवाद की धारणा आत्मव्याघाती है और हमें फिर वर्कले के प्रत्ययवाद की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।